तमिर्ची-न्यूज़.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। 19 अगस्त को धनबाद बैंक मोड़ थाने के कुछ मीटर दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कारोबारी सतीश सिंह की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है। निश्चित रूप से हत्यारों का मनोबल काफ़ी बुलंद दिखाई पड़ता है और दूसरी तरफ पुलिस काफ़ी बेचारी प्रतीत होती है। ऐसा क्यों? 19 तारीख से लेकर अब तक बैंक मोड़ थाना प्रभारी समेत धनबाद वरीय पुलिस अधिकारी इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कभी मोबाइल लोकेशन के जरिए, तो कभी सतीश सिंह के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, तो कभी रंजिश के मामले के द्वारा हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। कभी गिरिडीह के खाक छानती है, तो कभी धनबाद में लकीर पीटती है। हम पुलिस की कार्यशैली और उनकी मेहनत पर सवालिया निशान नहीं कर सकते हैं। पुलिस इस मामले में दिलो जान से लगी हुई है और लगभग हर हत्याकांड में पुलिस की सक्रियता दिखाई पड़ती है। मगर आज हम उस दिशा में देखने का और सोचने का, साथ ही साथ जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद हत्यारों के सिलसिले को रोकने में कारगर सिद्ध हो सकता है। आइए और सोचिए कि कोई हत्या होती है, खून बहता है, मांग सुनी होती है, किसी माँ की कोख उजड़ती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं। पुलिस काफ़ी कोशिशों के बाद किसी को हत्या आरोपी बनाकर माननीय न्यायालय के सुबूत करती है, कोर्ट में गवाह और साक्ष्य भी प्रस्तुत करती है और ये मामला कोर्ट के अंदर काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। तारीख पे तारीख का यह सिलसिला जब थमता है तो हत्या आरोपी को कोर्ट साक्ष्य और आवश्यक गवाहों के अभाव में बाइज्जत बरी कर देती है। यहाँ ये सोचने की आवश्यकता है कि फिर हत्यारा कौन था, उसे सज़ा क्यों नहीं मिली और जिसे बाइज्जत बरी किया गया, क्या समाज उसे बाइज्जत कबूल करेगा? इसी विषय पर तेज तर्रार और कानून के गहरे जानकारी रखने वाले धनबाद के चर्चित युवा अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह जी ने अपनी विचारों से हमें अवगत कराया। आइए सुनते हैं उनके विचारों को। सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न पूछने के लिए मनोवर जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मिर्ची न्यूज़ चैनल धनबाद के जो संपादक मनोवर जी, उन्हें बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वर्तमान पत्रकारों की भीड़ में और न्यूज़ चैनलों की भीड़ में जब किसी मुद्दा के बारे में किसी पत्रकार ने प्रश्न सोचा और उसे पूछने का प्रयास किया, ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि आज के न्यूज़ चैनल में इररिलेवेंट इश्यूज़ के लेकर दिन रात बहस चीख चिल्लाया, यही आज के डेट में यही जर्नलिज्म रह गया है, यही टीआरपी रह गया है। और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ जो कि कुछ जीवंत प्रतीत होता था, उसके भी धराशायी, उसके भी अब सब समझिए खंडरनुमा अवशेष ही हमें दिख रही है। तो देखिए, अनुसंधान का जो कानून के अनुसार जो अनुसंधान का ऑब्जेक्ट बताया गया, वो बताया गया है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को एकत्रित करना। मुझे लगता है कि लॉ कमीशन ने बार बार इस बात को इंगित भी किया है कि हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा भार है। जनसंख्या के अनुपात में पुलिस लोगों की संख्या कम है, इस बात को मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम अलग होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली टीम अलग होनी चाहिए। कुछ राज्यों ने इस पर काम भी करना अब शुरुआत किया है, लेकिन झारखंड में अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया। समय, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, अपराध का नेचर बदल रहा है और उस अनुरूप में हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स हैं उनका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा। ट्रेनिंग में क्या कहूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस से प्रमोट होकर एएसआई बन जाते हैं और उन्हें आप मैंने कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन का भार दे देते हैं, तो और उन्हें आप कहेंगे कि ट्रेनिंग कर करके मैं आज के अनुरूप में ढाल लूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत हद तक सफल हो पाएगा। इसके लिए बहुत व्यापक पैमाने पर उसमें सुधार की आवश्यकता है पुलिसिंग व्यवस्था में। तो पहला गलती जो होती है वो तो पुलिस के द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के दरमियान में हो जाती है। कुछ ज्ञान का अभाव और कुछ भ्रष्टाचार। ज्ञान का अभाव से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव, ये एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। छोटे से वकालत करियर में मैंने देखा है कि अनुसंधान का दिशा कैसे बदला जाता है और दोषियों को बचाने के लिए निर्दोषों को कैसे लाया जाता है उसमें। ये बोलने में मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तो
बहुत व्यापक पैमाने पर पुलिसिंग जो व्यवस्था पॉलिसी है उसमें सुधार की आवश्यकता है और अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स किया जाए। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हैं और ये अनुसंधान के दौरान यदि उनके द्वारा जानबूझकर, ऐसा प्रतीत होता है, वो न्यायपालिका ने बहुत सारे केसेस में कमेंट्स भी किया है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के बारे में, स्ट्रक्चर भी पास किया, लेकिन मैं लगता हूँ कि वो जो डेटरेंट होता है, वो जो डर होता है अनुसंधानक के रूप में, अनुसंधानक के मन में, वो आज तक नहीं मुझे प्रतीत नहीं होता है। उन लोग आज भी इस बात को कहीं कोई किसी भी तरह का भय नहीं है कि हमारे गलत अनुसंधान पर हम पर कोई कार्रवाई हो जाएगी, वो जो न्यायपालिका के द्वारा कोई कार्रवाई कर ली जाएगी, ये बात का डर अभी तक नहीं है। इक्का दुक्का केसों में कुछ हुआ है, ये होगा, तो वो जो व्यापक पैमाने पर जो पुलिस के मन में जो डर भय होना चाहिए, डेटरेंट होना चाहिए कि हम गलत अनुसंधान करते हैं और बाद में न्यायालय के द्वारा उस बात में पकड़े जाते हैं तो हम पर कुछ कार्रवाई हो जाए, वो मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अकाउंटेबल अनुसंधानक को भी अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। पहला तो गलती गंगोत्री, जो सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा भी था कि केस शुरुआत में जब अनुसंधान के क्रम में ही उसमें यदि गलती हो जाती है, कमियां रह जाती है, तो बाद में वो जब वहीं अपवित्र हो गया गंगोत्री स्टार्टिंग में ही, तो फिर गंगा को बाद में आप कितना निर्मल कीजिएगा बाद में आप। तो पहला गलती वहाँ होता है, पहला। दूसरा फेज होता है कोर्ट में, न्यायपालिका में। कहीं ना कहीं न्यायपालिका में भी आज के डेट में जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, प्रोसिक्यूटर को हेल्प करने के लिए अनुसंधानक को रहना चाहिए। शायद उतना स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन सीबीआई केसेस में हम लोगों ने देखा है कि प्रोसिक्यूटर को हेल्प करने के लिए सीबीआई के अनुसंधानक का भी कोई टीम उसके साथ हमेशा मौजूद रहता है न्यायालय में। तो ये शायद ये बहुत इफेक्टिव होगी गवाह को लाने में, गवाह को ट्रेन करने में, कागजातों को बढ़िया के तरीके से प्रस्तुत करने में। यदि प्रोसिक्यूटर के साथ एक अनुसंधानक को भी यदि उसमें इन्वॉल्व रोल रहा, उसमें सम्मिलित किया जाए उस प्रक्रिया में, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरी, न्यायपालिका के पर्पस में भी मैं कहूँगा कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी लानी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जजेस के वही जब जजमेंट डिलीवर करते हैं, ठीक है, टू एरर इज ह्यूमन, कोई आदमी हो सकता है, जस्टिस में हो सकता है, विचार अलग अलग, न्यायाधीश के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। नंबर ऑफ केसेस में जो आप उन्होंने एक्विटल किया है, बाद में भी उसको कन्विक्शन हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, इस आधार पर उनके अकाउंटेबिलिटी उनका भी फिक्स करना चाहिए कि नंबर ऑफ केसेस में आपने कितना पास किया और बाद में कितना रिवर्स हुआ अपीलेट कोर्ट के द्वारा चाहे रिविजनल कोर्ट के द्वारा। इस बात का भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन होते रहना चाहिए जुडिशरी में भी, तब इस बात को लेकर के एक रहेगा, एक न्याय व्यवस्था में एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा यदि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी लाती है। तो आज हम लोगों ने देखा है कि ये एक अपराध का बात नहीं है। रेट ऑफ कन्विक्शन, अपराध का जो आंकड़ा है, मैं समझता हूँ मोटा मोटी मुझे लगता है कि 80 से 90% केस तक अपराधी बरी हो जाया करता है। रेट ऑफ कन्विक्शन देश में 10% मैक्सिमम होगा, 10% हो 15% मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, शायद 5% या 10% होगा। तो रेट ऑफ कन्विक्शन कम है। तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वो प्री ट्रायल पनिशमेंट, कुछ जजेस को लगता है इनके मन में जो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, एक आत्मविश्वास होनी चाहिए, क्योंकि वो न्याय देना चाहते हैं, वो अपराधी को सजा देना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके मन में ये चीज़ है। तो आजकल मुझे एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे लगता है कि आजकल जजेस प्री ट्रायल कन्विक्शन, एक वर्ड में यूज करूंगा कि बेल के समय में है, जो पहले बेल में जो जजेस लोग सॉफ्ट हुआ करते थे, वो आजकल देखेंगे कि बेल में ही उन लोगों ने एक बेल के प्रति ही मानसिकता बना ली है कि चलो इसको ठीक है, जो अभी होना है बस इतना दिन रखना है, रख लेना है। बाद में शायद वो कॉन्फिडेंस उनको भी है कि रेट ऑफ कन्विक्शन क्योंकि कम है, तो बाद में अपराधी छूट जाया करते हैं, इनके प्राकेन गवाह नहीं आता है, सुलह हो जाता है, बढ़िया से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी कर लेते हैं। तो जजेस लोगों के मन में भी ये कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस, उनको एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास कहीं ना कहीं जो हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ, कहीं ना उनका भी आत्मविश्वास डूला है। इसलिए उन्होंने एक नया मैकेनिज्म, बहुत सारे जजेस अलग अलग जजेस होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि आज के डेट में खास करके झारखंड के परिवेश में हम लोग देखेंगे कि प्री ट्रायल कन्विक्शन नहीं होता, बेल में ही कुछ जजेस लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जबकि बेल प्री ट्रायल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता बेल का। लेकिन आजकल हम लोगों ने देखा है कि ऐसा होता है, जजेस लोग बहुत टाइट हो गए। बेल का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, परहैप्स वो कानून का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि उस कॉन्सेप्ट को छोड़कर इधर एक अलग सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन का एक अलग कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जुडिशरी के रूप में। तो यदि, लेकिन ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है कि यदि
पहले तो एक पीड़िता होता है जब किसी अपराध होता है। तो सतीश सिंह के मामले में सतीश सिंह के परिवार अभी पीड़ित कहे जाएंगे। लेकिन सतीश सिंह के केस में संभवतः ये अनुमान मार्ग अभी तो प्रीमेच्योर मैंने कहा कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि अपराधी पकड़े जाते हैं और न्यायालय में बरसों तक केस लड़ने के बाद यदि उन्हें बरी कर दिया जाता है तो बरी होने के बाद जो पीड़िता के परिवार हैं, जो अपराधी जिनको टैग लग गया है समाज में, जिनके परिवार पर हत्यारा का टैग लग गया, बाद में बरी भी हो जाएंगे तो उसका कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है उसका। उसके परिवार को हत्यारा ही जाना जाता है और काफ़ी लंबी जुडिशियल प्रक्रिया में भी उन लोग हैरेस होते हैं तो वो बरी हो जाते हैं। तो आखिर हत्यारा कौन? ये प्रश्न तो अनुचित रह जाता है। तो अंतरित प्रश्न रह जाता है। तो इसमें देखेंगे कि अब 2 विक्टिम हो गया। हमारी जो पुलिस व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था एक और पीड़िता का जन्म देती है। पहले तो एक पीड़िता होती है जिनके परिवार के साथ अपराध होता है, फिर दूसरा पीड़िता वो हो जाते हैं जिनको अपराधी के रूप में बताया जाता है और बाद में बरी हो जाते हैं। तो फिर वो अपराधी तो रहे नहीं, भाई बरी हो गए तो, लेकिन फिर भी वो पीड़िता है क्योंकि उनके परिवार को हैरेसमेंट होती है, समाज में हत्यारा के रूप में, अपराधी के रूप में पूरे परिवार को प्रताड़ित होना पड़ता है। काफ़ी न्यायिक प्रक्रिया में उन लोगों ने काफ़ी समय और पैसा भी खर्च होता है। तो 2 पीड़िता हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी पुलिस पर भी लाया जाए, अकाउंटेबिलिटी न्यायिक व्यवस्था पर भी लाया जाए और यदि ऐसा होता है तो एक सब्सटेंशियल कॉम्पनसेशन की व्यवस्था की जाए। उससे क्या होगा कि अनुसंधानक के मन में भी डर भय होगा, न्यायिक व्यवस्था भी अकाउंटेबल होगी और पीड़ित जो हैं उनको तो खैर कंपनसेट किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जो है एक मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, एक सब्सटेंशियल कंपनसेशन की व्यवस्था की जाए, एक अच्छी कंपनसेशन की व्यवस्था की जाए। लेकिन ये प्रश्न अब मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रश्न को मुनव्वर जी जानना चाहते थे वो प्रश्न का जवाब मेरे पास भी अभी तक नहीं है कि हत्यारा कौन। यदि अपराधी का हत्यारा जिसको पुलिस पकड़ती है और वो बरी हो जाता है तब हत्यारा तो अनिश्चित रह जाता है। हजारों केस ऐसे हैं कि जिसमें अपराध तो हुआ लेकिन अपराधी कौन? यदि न्यायालय से बरी हो जाते हैं, जिस अपराधियों को लाया जाता है न्यायालय में और बरी हो जाते हैं तो फिर अपराधी तो रहा नहीं, तो अपराधी कौन? ये बहुत बड़ी इशू है। इस पर बहुत लंबा विमर्श की आवश्यकता है और मैं कानून का छोटा विद्यार्थी हूँ। इसमें हमें लगता है लॉ कमीशन ने टाइम एंड टाइम अगेन इस पर अपने बैठकर अपने रिपोर्ट्स में इस बात को प्रकाश में डाला भी है। लेकिन हमें लगता है कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है आज तक आज़ाद भारत के बाद में, इस इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा एड्रेस करने का प्रयास ना ही विधायिका के द्वारा किया गया है ना ही जुडिशरी के द्वारा किया गया। मैं स्पष्ट करता हूँ ये अनुत्तरित प्रश्न को उत्तर खोजने का प्रयास दोनों संस्थाओं के द्वारा नहीं किया गया जिस रूप में किया जाना चाहिए। तो मुनव्वर जी धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है और यदि इसका उत्तर मैं खोजने में समक्ष रहा तो मैं मुनव्वर जी को अवश्य फ़ोन करके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल उनका जो प्रश्न था वो अनुत्तरित ही है। धन्यवाद। इसी सवाल को लेकर फिर हम पहुंचे धनबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय कुमार झा जी के पास। देखिए, ये न्यायालय का जो न्यायिक सिस्टम है ये इसमें बहुत तरह की कड़ी जुड़ा हुआ है। इसमें पुलिस भी है, वकील भी है और सारे प्रशासन भी है जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के पूरक। जब केस होती है तो जैसे मर्डर हो गया तो अज्ञात हो गया FIR, तो उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका सबूत जुटाती है और उसका सुपरविज़न होता है। सुपरविज़न DSP करती है और आरोपी को उसका जो भी उसका सबूत है, गवाह है, उसके बयान के आधार पर अभियुक्त बनाती है, उसको कोर्ट में पेश करके जेल भेज देती है। उसके बाद जो है उसका डायरी लिखाता है। डायरी लिखने में गवाह लोगों का बयान दर्ज होता है, ठीक है। अभी जो है टेबल वर्क भी होता है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ डेट ऑफ ऑकरेंस है वहाँ जो अगल बगल गवाह है उसको लेके बयान दर्ज करना है, उसको डायरी में अंकित करना है। लेकिन पुलिस जो है टेबल वर्क भी कर रही है। वहाँ घटना पे कभी कभी जाती भी है, कभी कभी टेबल वर्क करती है। तो मान लीजिए कि गवाह लोग जो है इंटरेस्टेड रहता है अभियुक्त के, तो कोर्ट में आएगा तो उसके फेवर में गवाही दे देगा
बोला हम कुछ जानते नहीं हैं, हम कुछ जानते नहीं, तो रिहा हो जाएगा। तो ये जो है न्यायिक सिस्टम बना हुआ है, जिसके जैसे एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सब एक दायरा है, सब एक दायरे के अंतर्गत जज वकील सारे काम करते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन भी पड़ेगा, उसका जो है प्रोविज़न जो है उसके अंतर्गत पिटीशन पड़ेगा, जज भी जजमेंट देगा, उसका प्रोविज़न है, रूलिंग है, सारा है। तो अभी जो है पुलिस का ज़्यादा इसमें वर्क है, पुलिस का ज़्यादा वर्क किया है, जो अभियुक्त पकड़ाया उसका गवाह जो सही गवाह है उसको डायरी में अंकित करे, और गवाह लोग भी जो है कोर्ट में आके निर्भीक रूप से उसके अगेंस्ट में गवाही दे। ऐसा तो होता नहीं है, कभी कभी मर्डर केस में जो कि गवाही देने आया तो गवाह उसके फेवर में हॉस्टाइल कर देते हैं, तो कोर्ट का हाथ बंधा हुआ है। अगर वो एक्यूज के अगेंस्ट मैंने फेवर में हॉस्टाइल गवाह दे दिया तो वहाँ कलम उसका चलेगा, रिहा कर दिया जाए। सर जैसे आपने कहा कि कोर्ट का हाथ बंधा हुआ है, यही बात पुलिस भी कहती है कि पुलिस का हाथ बंधा हुआ है। अब कहने का बात यह है कि सर जब पुलिस इतनी मेहनत करती है, वो एक सबूत को जुटा रही है, उसमें बहुत मेहनत करते हैं आला अधिकारी। मैं उनके कार्यशैली पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ अगर वो इतनी मेहनत करती है, मेहनत से गवाह को इकट्ठा करती है, तो उसके बाद वो गवाह आपका कोर्ट में जाके वैलिड क्यों नहीं होता, वो मुकर कैसे जाता है सर? देखिए, हम अभी ये बात बोला कि जहाँ डेट ऑफ ऑकरेंस हुआ उसका जो सराउंडिंग जो घर है वो गवाह को कलेक्ट करे, जिसने घटना को देखा, क्या देखा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है कि डेट ऑफ ऑकरेंस जहाँ हुआ वहाँ गवाह को कलेक्ट करती है पुलिस, लेकिन ज़्यादातर टेबल वर्क होती है जी, टेबल वर्क होती है। अभी हम उतना बात खुल के नहीं बोल सकते हैं कि टेबल वर्क में जो गवाह है, जो उसके फेवर में मान लिया जाए कि नाम लिख दिया, वो आदमी जो है कुछ घटना को देखा ही नहीं है, कोर्ट में आके उसके फेवर में बोल देगा हमको। हाई प्रोफाइल केस आप देखिए वो सुलझ भी जाता है और आपका अदालत में वो वैलिड भी होता है। लेकिन जो छोटा जो हत्याकांड होता है, नॉर्मल हत्याकांड है, उसमें आप किसी को भी आईओ बना देते हैं, आप एसआई को बना देते हैं या कांस्टेबल या जो भी, मतलब ऐसा नहीं लगता सर कि वो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो सबूत और गवाह इकट्ठा कर रहे हैं वो कोर्ट में वैलिड नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है कि आप इन्वेस्टिगेशन जिससे करा रहे हैं, शायद मतलब आप उनसे ऊपर कराएं। मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप शायद आईओ सही नहीं रख रहे हैं। आईओ डायरी लिखेगी, सुपरविजन डीएसपी करती है। सर हर केस में ये नहीं होता ना, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, डीएसपी सुपरविजन करेगी, उसके आदेश पर आईओ डायरी लिखेगी, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये है कि डायरी ठीक से लिखे। यहाँ कई पुलिस वालों का नैतिक पतन हो रहा है, मोरल डाउन हो रहा है, जिसके तहत डायरी कड़ाई से नहीं लिखते हैं, हल्का लिखते हैं, जिससे अभियुक्त बच जाते हैं। ये तो गंभीर बात है सर ना, गंभीर बात है, क्योंकि देखिए ये आप यहाँ तो जो हो रहा हम इसके वजह से कोर्ट का वक्त ख़राब कर रहे हैं। इतना केस हमारे पास पेंडिंग है, अगर बार बार हम यही चीज़ करें तो आप देख सकते हैं कि कोर्ट का वक्त को बर्बाद कर रहे हैं और बहुत सा केस पेंडिंग है जिसका हम उसमें न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। तो पुलिस प्रशासन को ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करना है, डायरी भी ईमानदारी से लिखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये तो मोरल की बात है। मोरल का एक व्यक्तित्व होता है इंडिविजुअल, जो आदमी को, हर आदमी को अपना अपना काम करने की शैली होती है। तो मान लिया जाए कि हर आदमी ईमानदारी से काम करे तो कोई कठिन काम ये नहीं है, जो असली मुजरिम है उसको सज़ा हो जाएगी। लेकिन अगर मोरल डाउन करके डायरी लिखेगी, सुपरविजन करेगी, तो ऐसे ही दिनों दिन जो है कितनों कानून बनेगा, अभियुक्त रिहा होते रहेगा, इसमें बचने का सवाल नहीं है। और जज वकील जितना भी है, जितना भी कानून का दायरा है उसके अंदर का काम करेगा। यहाँ अगर रिहा हो गया तो वहाँ सज़ा हो जाती है हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, अपील कोर्ट, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। समझ गए ना? हमारा कहना यह है कि ये कुछ गलतियां हैं, भ्रांतियां हैं कानून में, उसको अमेंड होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, ताकि जो सही अभियुक्त है उसको सही रूप से सज़ा मिले, जो सही अभियुक्त नहीं है उसको सज़ा भी नहीं मिले। ये भी हम दोनों बात बोलते हैं, कहने का निर्दोष इसमें फंसे नहीं।
हाँ। बिल्कुल सही। तो आपने सुना वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह और अजय कुमार झा जी को, मगर ये सवाल फिर भी अनुत्तरित है कि हत्यारा कौन। और इस अनसुलझे सवाल से बहुत सारे और भी सवाल पैदा होते हैं। जिसकी हत्या हुई उनके परिवार को वो सज़ा मिली जिसके वो अधिकारी नहीं थे, और जिसे बाइज्जत बरी किया गया वो भी बिना किसी गुनाह के सज़ा भुगत लेता है, बाइज्जत बरी होने के बावजूद। समाज में अपनी इज्जत और जेल में गुजारे हुए कीमती वक्त को वापस हासिल नहीं कर सकता है, और वहीं हत्यारा ऊंची मनोबल के साथ और दूसरी हत्या के लिए आगे बढ़ता है। और हम आप सिर्फ इसी सवाल में उलझे रह जाते हैं कि हत्यारा कौन। ज़रूरत है कानून में संशोधन की, जिसके द्वारा कोई हत्यारा छूट ना सके और कोई बेगुनाह सज़ा नहीं पाए। हम इस सवाल को आगे भी उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए और फिर आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।